और देखेंगे उससे पहले कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है या किस तरीके से हमारे न्यायिक प्रणाली को एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली कहा गया है, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं, ये सब अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। किस तरीके से, क्या ये यूएसए से भी प्रभावित है, किस किस तरीके से है। यूएसए में स्टेट का अपना खुद का एक कोर्ट होगा, वहां पे खुद का होगा, स्टेट का कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट होगा, हायर कोर्ट होगा। क्या भारत देश में भी ऐसा होता है? क्या हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट उसको नकार नहीं सकता? क्या सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया और उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? क्या है माजरा? तो आपको सबसे पहले एक चीज की जानकारी रखनी होगी कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। वो क्या है? यूनिटरी है, एकीकृत है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, मतलब वो खंडित नहीं है। उसमें सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी लोग के पास। तो आ जाइए मेरे दोस्तों, जैसा कि शिवम कुमार आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, मिस यू मेरे भाई शिवम। मुझे पता है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है, आप मेरे बहुत अच्छे छात्र में से एक छात्र हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और शिवम मेरे दोस्त, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, तुम्हें जहां नहीं समझ आएगा वहां पूछना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्लियर है मेरे भाई? तो युवराज अंकुर मिश्रा भी क्लास में है, पढ़ना ध्यान से। मैं यहां पे आपको पढ़ाना शुरू करता हूं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इसको बोलते हैं भारतीय न्यायिक प्रणाली। भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय न्यायिक प्रणाली मेरे दोस्त। हो सकता है कि इसके लिए मैं 2 वीडियो आपको बनाऊं, लेकिन जो बनाऊंगा वो आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली, इसी की बात होगी। तो सबसे पहले ये सवाल बनता है हमारे एसएससी के, यूपीएसआई के एग्जाम में कि कैसी है। तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली वो इकहरी न्यायिक प्रणाली है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कैसी है? इकहरी है, यानी एकल है। इकहरी न्यायिक प्रणाली है, यानी एकल न्यायिक प्रणाली है। क्लियर है? एकल न्यायिक प्रणाली है मेरे दोस्त, इस चीज को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि एकल है। एकल का मतलब है कि मेन पावर कहां पे है? मेन पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और इसको एक पिरामिड के आकार में डिवाइड किया गया। क्या है इसका सिस्टम? तो इंडियन जुडिशियली सिस्टम इकहरी है, एकल न्यायिक प्रणाली है, और इसको एक पिरामिडिकल शेप दिया गया है। पिरामिडिकल शेप दिया गया मेरे दोस्तों। तो समझिएगा कि क्या है वो शेप, पिरामिड का शेप क्या है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिरामिड का शेप किस तरीके से उसको पिरामिड का शेप दिया गया है। देखिए, सबसे ऊपर ये हाईएस्ट पीक पे हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या मिलता है? हाईएस्ट पीक पे हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट। और भारत देश में सुप्रीम कोर्ट है कितने? क्या सभी राज्य में एक एक सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, एक ही सुप्रीम कोर्ट है मेरे दोस्त। क्या है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इस बात को समझिएगा। कितने हैं? ओनली वन सुप्रीम कोर्ट, ओनली वन सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, और वो है कहां पे? वो है भाई हमारा न्यू दिल्ली में, वो है हमारा नई दिल्ली में। इस चीज को समझिएगा। और ये है क्या? ये सबसे हाईएस्ट है, ये है हाईएस्ट, यानी इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है शिवम जी, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग देखते हैं आता है हमारा हाई कोर्ट। क्या आता है? हाई कोर्ट। अब कुछ लोग को ये नहीं पता है कि हाई कोर्ट कितने हैं इस समय भारत में। कुछ लोग को ये नहीं पता कि इस समय भारत में हाई कोर्ट कितने हैं। विधि केशवानी, आप बताइए कि हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान समय में एट प्रेजेंट? विधि केशवानी, अंकुर मिश्रा, शिवम कुमार, नगमा सिद्धमी, साधु, अतुल दुबे, जो भी आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को, आपको बताना है कि भारत में इस समय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। जल्दी से, मतलब जल्दी से जल्दी आपको इस चीज को बताना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी है। हाई कोर्ट से नीचे जब हम जाएंगे तो ये आएगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इसको हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय।
ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में केस जाता है सिविल केस, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल का मतलब दीवानी, अरे दीवानो मुझे पहचानो। सिविल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दीवानी। और क्रिमिनल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फौजदारी, फौजदारी केस, फौजदारी का मामला। समझिएगा ध्यान से, फौजदारी का मामला। अब सिविल वाला जो मामला होगा दीवानी का, वो जाएगा हमारा जिला न्यायालय में। कहाँ जाएगा? जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और क्रिमिनल वाला कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा सत्र न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट, सत्र न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट मेरे दोस्त। ये हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से पहले, सुप्रीम कोर्ट से पहले पहले जो आपको पढ़ना है, भारत की एक जुडिशियल प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट आता है जो कि सभी राज्य में होता है। अभी तक आंसर अच्छा। विधि केशवानी ने बोला देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। शिवम जी ने भी बोला है देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। मेरे भाई अब एक सवाल और, एक सवाल और कि ये जो 25वां हाई कोर्ट 2019 में बना है, 25वां हाई कोर्ट जो 2019 में बना है, आप ये बताइए ये किस स्टेट में बना है और कहां बना है। चलिए एक सवाल और पढ़ते भी रहिए, साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। अरे वाह, शिवम जी ने बताया आंध्र प्रदेश में 25वां बनाया गया। अरे मेरे भाई, मेरे पूछने से पहले ही बता दिया तुमने, आंध्र प्रदेश में 25वां बनाया। चलो बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश की। अब सवाल नया, ये तो पढ़ते ही रहो, नया सवाल। जब शिवम तुमने पूछा मेरे बच्चे कि आंध्र प्रदेश में बना, तो आपको अब बताइए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, इसको कहां पे बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लो, ये है पिरामिड का एक शेप, ये है पिरामिड का एक शेप। ऐसे अगर हम इसको ऐसे कर ले तो ये हमारा एक पिरामिड का शेप बन जाता है, ऐसे इस तरीके से। तो यही बोला जाता है, यही कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, ये पिरामिड का शेप बना दिया मैंने, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और आगे चलेंगे तो ये इसके नीचे भी और काफी सारी चीजें चलती जाएंगी जो कि हमारे लेवल की नहीं है, हमें उस चीज को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चलिए इतनी चीजें समझ आई। अमरावती में, अमरावती में ये बिल्कुल सही बताया, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, चाहे अमरावती बोलो, कुर्नूल बोलो या फिर विशाखापत्तनम बोलो, 3 है ना। ये कहां पे बना? अमरावती में बना। कब बना? 2019 में बना। क्यों बना? अरे इसलिए बना क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बाहर निकल गया और हैदराबाद में हाई कोर्ट था, और हैदराबाद में जो हाई कोर्ट था वो तेलंगाना का हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, राजधानी तेलंगाना की थी, तो इसलिए 2019 में आंध्र प्रदेश ने अपना खुद का हाई कोर्ट बनाया। और ये है हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का प्रणाली। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते भी होंगे तो आप ले भी सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो भाई देख लेंगे हम लोग। चलो, विधि केशवानी, तेलंगाना है ना आंध्र प्रदेश। अरे बेटा गूगल कब तक काम करेगा। चलो आ गए हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट पे। अब उसमें सबसे हाईएस्ट पे कौन है शिवम? उसमें सबसे हाईएस्ट पे है सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चर्चा करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चर्चा करते। आइए, हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट, हमने क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में कहां पे निहित है? सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में निहित कहां पे है, इस बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये सवाल पूछता है कि किस भाग में है, तो आंसर होगा आपका भाग 5 में। संविधान के किस भाग में है बच्चा? तो भाग 5 में। क्यों? क्योंकि भाग 5 में ही यूनियन की बात की गई है, संघ की बात की गई है। ठीक है, उसी में से ये एक चैप्टर है। ये भाग 5 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक भाग 5 है। लेकिन जब हम बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147 तक है। अब आप खुद से समझ लीजिए कि क्या 52 से 151 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है, तो इसी वाले भाग में होगा, बिल्कुल होगा सर। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है? 124 से 147 तक। आप शिवम, आपके क्लास में अगर और भी जो हमारे स्टूडेंट थे, अगर वो भी बचे हुए हैं, आपके कांटेक्ट में है, तो उनको भी बता दीजिए कि आओ यार, वही शरद सर पढ़ा रहे हैं जो बायोलॉजी में अरस्तु और एरिस्टोटल करते थे। तो जल्दी से उनको भी जोड़ लो मेरे दोस्त, जल्दी से शिवम उनको भी जोड़ लो और एक टीम बना
बना के आ जाया करो आप लोग सुबह 9 बजे, और आपकी इच्छा के अनुसार मैं 9 बजे क्लास लूंगा। आप जो सब्जेक्ट बोल दो, आप जो टॉपिक बोल दो मेरे भाई, वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जो आपका कमजोर हो वो सब, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट आपके कमजोर हो और जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करानी हो वो आप मुझे बताओ, मैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा। आप जानते हो, आप पर्सनली भी मुझसे पढ़े हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते भैया, 124 से 147 तक ये तो कहानी यहां तक है, यहां तक कहानी है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट की और स्थापनाएं कैसी हुई हैं। तो समझिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात, विशेष बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में था दोस्त, उससे पहले की अगर बात करें 1935, ये वाले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है शिवम, वही बता रहा हूं, 1935 की बात है। भारत में एक एक्ट आया था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम। इसमें 1935 में, ध्यान देना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इस समय भारत में एक संविधान लेके आया गया था, संविधान का एक प्रारूप लेके आया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और यही 1935 का अधिनियम है मेरे बच्चे, जिसके द्वारा मतलब यहीं से सबसे ज्यादा चीज लेके हमारे संविधान में कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में किस देश से सबसे ज्यादा लिया गया है और उसमें अगर ये आता है तो आप इसको आंसर कीजिएगा, किसी देश से सबसे ज्यादा नहीं लिया गया। क्लियर है इतनी बात? तो इसी में था भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट, भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट था। 1935 एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। कब मेरे भाई? 1937 में स्टैब्लिश किया गया था फेडरल कोर्ट को, यानी संघ न्यायालय। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, ठीक है। भारत आजाद हुआ कब? बोलो, भारत आजाद हो गया 1947 में, लेकिन भारत का संविधान तो तब तक लागू नहीं हुआ था और यह संविधान के अंदर निहित था। और भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ 1950 में। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट की, ये इस्टेब्लिश किया गया 1950 में। बोलो यस और नो, कब इस्टेब्लिश किया गया? ये 1950 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस चीज को पहले समझ लीजिए। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट बना था, 1937 में स्टैब्लिश हुआ था और संघीय न्यायालय नाम था उसका। 1950 में जब भारत आजाद हुआ तो इसी संघीय न्यायालय को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट उसको नाम दे दिया गया और स्थान दिया गया भाग 5 में, जो कि 124 से 147 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो यहां तक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। मोनी कह रही हैं, सोना मोनी कह रही हैं कि यस बिल्कुल सही। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे भी थोड़ा और आगे बढ़े। 1950 हो गया मेरे दोस्त, 1950 में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली में करवा दी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली में करवा दी। तो यहाँ पे एक जज भी तो बनेगा, यहाँ पे एक न्यायाधीश बनेगा। तो उस मेन न्यायाधीश का नाम मैं आपको बताता हूं, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश का नाम, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। चलो जिसको पता है वो फटाक से बताए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आंसर बताओ जल्दी से बताए। प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। अरे जिसको आंसर बताओ जल्दी से बता सकता है, मैं वेट कर लूंगा भाई, मैं इंतजार कर लूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम न्यायाधीश कौन था। अब वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं पूछूंगा नहीं। जो मैंने पूछा उसका आंसर पहले देना बिना सर्च किए, अगर याद होगा तो, नहीं तो बोल देना सर नहीं आता है मुझे, आप बता दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 34 जज हैं, 34 जज यानी न्यायाधीश है, कुल 34 जज है। क्लियर है? 34 जजेस। अब इसमें से 1 + 33 कर लेते हैं, 1 + 33। 1 कौन है? मेन जज है, 1 मतलब मेन जज, यानी CJI, इसको क्या बोलेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और ये क्या है? अदर जज हैं, अदर मतलब अन्य न्यायाधीश,
अदर मतलब अन्य न्यायाधीश मेरे भाई, अदर मतलब अन्य न्यायाधीश। शिवम कुमार बताओ समझ आ रहा है क्या शिवम जी? अन्य न्यायाधीश समझ आ रहा है? ये वर्तमान समय की बात बता रहा हूं मैं, ये 2019 में बदलाव हुआ था मेरे बच्चे, ये 2019 में ही बदलाव हुआ था, इस चीज को याद रखना। अब मैं आपको लेके चलता हूं पुराने से पुराने में, यानी 1950 में कुल कितने जज थे, ये भी एग्जाम में पूछता है। 1950 में कुल कितने जज थे, ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में। मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेके। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सवाल एक पूछा है मैंने आपसे, अगर अब आंसर नहीं दिया तो मैं बहुत पीटूंगा तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं, आपको ये बताते 1950 में कुल न्यायाधीश कितने थे। 1950 में कुल न्यायाधीश कितने थे जब हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1950 में कुल न्यायाधीश थे मेरे दोस्त 1+7। 1+7 का मतलब समझ रहे हो? 1+7 का मतलब टोटल जज थे 8, उसमें से एक CJI और 7 जो बचे हैं ये 7 हमारे अदर जज थे। लेकिन समय के साथ साथ इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में जज की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो आंसर हो जाता है संसद। क्या हो जाता है? संसद यानी पार्लियामेंट। बताओ, सोचो कौन बढ़ा सकता है? भाई किसके पास पावर है? गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? ना ना ना, किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के। तो 1956 में बढ़ाया गया, 1956 में बढ़ाया गया मेरे दोस्त, इस चीज को समझिएगा। और कितने हो गए ये? 1+10 हो गए, यानी 11 हो गए। 1+10 यानी 11 हो गए। फिर 1960 में बढ़ाया गया, 1960 में फिर से एक बार क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? बढ़ा दिया गया, 1+13 कर दिया गया, और ये अब कितने हो गए? 14 हो गए। क्लियर है? ये कितने हो गए? 14। नेक्स्ट भी बढ़ा क्या? अरे चलो स्क्रीनशॉट, अरे ले लो मेरे भाई, अभी दिलवा देता हूं, स्क्रीनशॉट अभी दे देता हूं। चलो मामोनी बोल रही है सर जब किसी केस का जजमेंट होता है तो सारे जज मिलके जजमेंट देते हैं क्या? अरे नहीं मेरे बच्चा, उसकी एक बेंच होती है। देखो क्या होता है, अभी मैं यहीं पे बता देता हूं छोटा सा। 2 या 3 जज की बेंच होती है, 2 टाइप की बेंच होती है। 2 या 3 जज की एक बेंच होती है, और दूसरा 5 या उससे ज्यादा, 5 या उससे ज्यादा, ये 2 प्रकार के बेंच होते हैं। अगर कोई नॉर्मल मामला चल रहा है मेरे बच्चे, समझना, अगर कोई नॉर्मल केस चल रहा है तो 2 या 3 जज मिल के फैसला सुनाते हैं, उनकी बेंच होती है, उनकी सहमति से होता है। और अगर कोई संवैधानिक मामला है, संशोधन का मामला है, कोई यूनियन के ऊपर केस है, तो ऐसी स्थिति में 5 या फिर उससे ज्यादा जज की कमेटी बैठती है। उम्मीद करता हूं सोना तुम्हें, क्या नाम है, मोना, तुम्हें समझ में आ गया होगा। मोनी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाली कहानी समझ लो, ये वाली कहानी समझ लो, और फिर स्क्रीनशॉट, निखिल जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 1960 की बात है। निखिल जी आज आप लेट हो गए हैं थोड़ा सा। 1960 में भैया क्या हुआ? 1+13 हो गया, यानी जजों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो चुकी है। फिर 1977 में मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1977 में एक बार फिर से जज की संख्या बढ़ी और 1+17 हो गई। कितनी? 1+17 हो गई, यानी 18 हो गई। इस चीज को याद रखिएगा, यानी 18 हो गई। फिर बढ़ा है 18 लिख दिया मैंने, 1986 में, 1986 में बढ़ा है। 1986 में ये बढ़ गया कितना? 18 से मेरे दोस्त हो गया है 26। ध्यान देना, 1+25 यानी जज की संख्या कितनी? इतनी हो गई, 26 हो चुकी है। नेक्स्ट ये बढ़ा 2009 में, नेक्स्ट ये बढ़ा 2009 में 1+30 यानी 31, और यही हम लोग पढ़े हुए हैं लास्ट, यही हम लोग लास्ट पढ़े हैं। लेकिन एक वर्तमान समय यानी 2019 में बदलाव हुआ। अब कितना हो गया? 1+33 यानी 34। मेरे दोस्त ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, ये तो बेहद जरूरी है, ये दोनों तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए अजीत शुक्ला, वेरी गुड मॉर्निंग अजीत जी, आप क्लास में आए मेरे भाई मेरे दोस्त। समझिए और देखिए कि क्या है कहानी सुप्रीम कोर्ट की। ये तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया कि सुप्रीम कोर्ट भारत में सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। 124 अनुच्छेद से लेके 147 अनुच्छेद तक भाग 5 के अंतर्गत आता है। मैंने एक सवाल पूछा था, तुम लोग एकदम गंदे हो, किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, मैं बहुत पीटूंगा अगर सामने होते शिवम तुम
तुमने आंसर नहीं दिया। मेरा सवाल था मेरे दोस्त, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कौन है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कौन है? तो आंसर ले लो मेरे भाई, तुम लोग आंसर तो बता नहीं रहे हो, तो मैं ही आंसर बता देता हूं। देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एच जे कानिया, एच जे कानिया। ठीक है, ये हमारे प्रथम जज थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 1950 में गठित हुआ था उसके प्रथम जज थे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए निखिल जी, मैं आपको मौका देता हूं एक स्क्रीनशॉट लेने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई इंडियन जुडिशियल सिस्टम से। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लॉ इज इन द गेम, देहरादून का मेरा खून। अरे मेरे भाई आ गया मेरा हीरो देहरादून वाला। चलो स्वागत है बच्चे, लेट आए हो मेरे भाई आप, मुझे लग रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताइए निखिल जी की सर हो गया है। चलिए नेक्स्ट वाला भी ले लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट ले लीजिए। निखिल जी अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो आप अपना जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के स्क्रीनशॉट लेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। 1080 पे कर लेंगे तो क्लियर आ जाएगा। सर आ गया था मैं 15 मिनट पहले, बस शांति से वीडियो देख रहा था। शांति से देखो, लेकिन शांति के साथ बैठ के मत देखना। शांति से देखो मेरे भाई, लेकिन शांति के साथ बैठ के मत देखना, ठीक है? शांति के साथ देखोगे तो पूरी शांति भंग हो जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 124 से कहानी शुरू करते हैं। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था मेरे भाई। अब हम कहानी आर्टिकल 124 से शुरू करते हैं, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है, कहता है 124 ये कहता है मेरे भाई, इस्टेब्लिशमेंट, आर्टिकल ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट and composition, establishment and composition of Supreme Court in India, in India। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, ध्यान दीजिएगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट इसी में और क्या कहा गया है? नेक्स्ट इसी में और क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। इसी में कहा गया है प्रेसिडेंट, इसी में कहा गया मेरे दोस्त, प्रेसिडेंट विल take charge to oath and affirmation to the judges of Supreme Court, to the judges of Supreme Court। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे ओथ की जगह देखो, ध्यान देना ध्यान देना, ओथ मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ओथ की जगह मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट करूँगा। ओथ और अफर्मेशन की जगह अपॉइंटमेंट, ओथ और अफर्मेशन की जगह प्रेसिडेंट विल टेक चार्ज टू अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी 124 कहता है कि एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाएगा, दोनों प्रकार से चीजें। और इसी में कहता है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी कैसे?
सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होगी, तो उसके लिए भैया हमको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति महोदय ऐसे ही किसी को उठा के जज बना सकते हैं? तो इनकी कुछ योग्यता होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तो उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तो क्या है, भारत में वर्तमान समय में भी एक कॉलेजियम प्रणाली है, एक कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक प्रोटोकॉल है, ये समझ लो ये एक प्रोटोकॉल है। इसके तहत होता है भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। फाइनली वो नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति हमारे कार्यकारी का प्रधान होता है, जिसकी भी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति महोदय करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन वहां पे ज्यादातर 99% केसेस में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करती है, तभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मंत्री परिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रिकमेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट यानी राज्य, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, और यहाँ राज्य के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। राज्य के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक आता है हमारा ज्यूडिशरी, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन आर्टिकल 15 में कहा गया है, आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में कहा गया है, जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये कहा गया मेरे दोस्त कि सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, याद होगा आपको डीपीएसपी का, कि अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ वो काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते। जब मामला आएगा लेजिस्लेटिव का, विधायिका का, नियम कानून का, तब ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब फैसले की बात आएगी तो देखो यही जुडिशरी है जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी केस कर लेती है, यही जुडिशरी जो पूरे स्टेट के खिलाफ भी केस ले सकती है। तो ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो भैया जब राष्ट्रपति महोदय उनको कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति तो किसी को भी कर सकते हैं। हो सकता है ये बायस्ड हो जाए, हो सकता है ये पक्षपात हो जाए, हो सकता है कि यही सरकार के लिए ही ये जुडिशरी काम करे। तो इसलिए ये कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था। इस कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। इस कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा नहीं है, अब इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, अब कहानी फिर से सुनते हैं। राष्ट्रपति सीजेआई के सलाह पर, सीजेआई के सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन जब बात आ जाए मेरे दोस्त, लेकिन जब बात आ जाए कि सीजेआई की नियुक्ति की, तब क्या होगा? तब वहां का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है या ये सब मिलके करेंगे, तो बड़ा ही मतलब बड़ी लफड़े वाली चीज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ही एक केस हो गया कि ये सलाह का मतलब क्या है। मतलब सीजेआई ने सलाह दिया, और सलाह को क्या ये राष्ट्रपति मानेंगे, ये मजबूरी है इनकी। तो सुनिए अब आगे की कहानी क्या है, जो केस बनता है। चलो, पूजा किस्कू, क्या पढ़ूं मैं इसको, पूजा किस्कू क्या पढ़ूं मैं तुमको बेटा? पूजा किस्कू कह रही हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। अरे किस्कू का मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे। चलो, तो देखो अब राष्ट्रपति